हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील सर फ्रॉम सरदाना ट्यूटोरियल्स। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री जो सेक्शन हम लोग का चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, मींस हाइट एंड डिस्टेंस, इसको करने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पर बेस्ड टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा टॉपिक है? हाइट एंड डिस्टेंस। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली लगभग ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। मीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से ये सेक्शन आता है। बाकी CHSL के एग्ज़ाम में भी कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट इसको अगर हम इस तरीके से ट्रीट करें कि नहीं तो रेयरली आने वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जिसके लिए हम कई बार ये सोच जाते हैं कि ये रेयरली आती है, वो हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाए या वही टॉपिक मिल जाए। इसलिए ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी हमें नहीं करनी होती है। तो इस बेस पर हम बस यही कहेंगे, हमारे लिए हमारे सिलेबस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक पर हमें कंसंट्रेट करना होता है, हर एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। एक भी चीज़ को इग्नोर करने का मतलब है कि हम अपनी सफलता में खुद ही बाधक बन रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सफलता हमें जल्दी से मिले। यही मतलब तो हुआ। अगर हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो फिर चीज़ें भी हमको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़रूर जान लीजिए। जैसे पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म यूज होते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है। और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कभी भी देखते हैं किसी चीज़ को, मतलब हम अपने से ऊंचाई पर स्थित अपने से बड़ी चीज़ को देखते हैं, तो इस तरीके से कुछ देखना होता है। नीचे से ऊपर की तरफ रेज जाती, किरणें इस तरीके से जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनता है बेस से, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जैसे ये आप हैं और यहाँ पर कोई चीज़ है, इसको आप देख रहे हैं, तो इस समय ये जो एंगल बनेगा ये कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, ठीक है ना। और इसका उल्टा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे देखते हैं, तो इस समय जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ये ध्यान रखना। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या आता है? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो क्या बनता है? अवनमन कोण। किसी पर्टिकुलर स्थिति के लिए, किसी पर्टिकुलर स्थिति का मतलब जैसे ये सिचुएशन है, तो जितना जितना ये कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। मतलब उस समय अगर हम इस तरीके से ऐसे लेकर चल रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण। और ये क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। और ऐसे में जितना उन्नयन कोण होता है उतना ही अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। उन्नयन कोण किसके बराबर होता है? अवनमन कोण के। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। मीन्स जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। कई बार क्या होता है, ये एंगल पता होता है तो इसके द्वारा फिर हमें ये सेट करना होता है, तो जितना एंगल ये है उतना ये हो जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि ये पता होता है तो इसके द्वारा हम इसको उतना ही लेकर काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इन शब्दों का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है
जैसे एक फॉर एग्जांपल हम आपसे ये कहें कि एक टावर है और एक पहाड़ी है, एक टावर है एक पहाड़ी है, तो बताइए टावर बड़ा होगा कि पहाड़ी बड़ी होगी? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, टावर है एक शब्द और एक शब्द क्वेश्चन में दिया है पहाड़ी। अब आपको ये नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी बड़ी होती है, भाई एक से एक बड़ी पहाड़ियाँ हैं और टावर उसके सामने क्या होता है, छोटा। और कई बार ऐसा भी होता है कि टावर भी एक से एक बड़े होते हैं, तो टावर बड़ा है और पहाड़ी है छोटी। तो बताइए यहाँ पर केवल क्वेश्चन में ये दिया है कि एक टावर है एक पहाड़ी, अब इसमें से किसको आप बड़ा किसको आप छोटा मानेंगे? प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ऐसे में ये चीज़ें हमें काम की होती हैं। अगर ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में आगे कि पहाड़ी से टावर का उन्नयन कोण, पहाड़ी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन आ गया, तो पहाड़ी से टावर का उन्नयन कोण मतलब जब हम पहाड़ी से टावर को देखते हैं तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टावर क्या है, बड़ा है और पहाड़ी क्या है, छोटी। निश्चित हो गया कि नहीं? पता चल गया? तो ऐसे में ये चीज़ समझ में आती है। अगर ये बोल दिया जाता कि पहाड़ी से टावर का अवनमन कोण, शीर्ष का अवनमन कोण, पहाड़ी से टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ बड़ी हो गई और ये चीज़ सामने वाली क्या हो गई, छोटी। तो ऐसे में ये डिटर्मिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, ये निर्धारित करना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी। तो ऐसे में ये चीज़ें बहुत काम की हैं। तो ये तो हो गया ये। अब इसके बाद पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने मोस्टली साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा इनका यूज करना होता है और इनके बारे में आप सब जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है, वही आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका यूज सिचुएशनल, जैसा सिचुएशन दिया है वैसा यूज करना होता है। वैसे कई बारी लोग ये कहते हैं कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज टेन थीटा को होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% के क्वेश्चंस में 100% में ही टेन थीटा का यूज होता है। हाँ ज़्यादा होता है यूज इसका, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हर क्वेश्चन में आप जबरदस्ती इसको लगा देंगे। सिचुएशनल, जैसा सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कहीं पे आ गया साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है, √3/2। कहीं पे आ गया tan 30, तो हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 1/√2, 1/√2, ठीक है ना। कहीं पे आ गया 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। कहीं पे आ गया tan 45, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। कहीं पे आ गया sin 30, तो पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए और ये पता इसलिए होंगी क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बहुत बढ़िया से, बहुत सुचारू रूप से, बहुत व्यवस्थित तरीके से सीख के आए हैं, इसलिए हमें इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे सीधे बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, एक दो थोड़े इजी क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस में चेंज आएगा और कई सारे क्वेश्चंस हम लोग को इस पार्ट में डिस्कस करने हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। ओके बच्चों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, एक पेड़ हवा से टूट गया, हवा के झोंके से आंधी आती है ना, तो तेज आंधी आती है, तेज हवा चलती, तो कई बार पेड़ टूट जाते हैं। तो कह रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, हवा से टूट गया एट ए सर्टेन हाइट, एक निश्चित ऊंचाई से, सच दैट टॉप ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, देन एट वॉट हाइट ट्री इज ब्रोकन। तो कह रहा है एक पेड़ हवा के झोंके से इस प्रकार टूट गया कि इसका जो टॉप है, पेड़ का जो ऊपरी सिरा है, वो जमीन को 30 अंश के कोण पर स्पर्श करता है, जमीन को 30 अंश के कोण पर स्पर्श करता है। कितनी दूरी पर, इसके आधार से 24 मीटर की दूरी पर। तो क्वेश्चन बच्चों समझ में आया, एक पेड़ था जो कि हवा के झोंके से टूट गया है,
हवा के झोंके, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का ऊपरी भाग टूट के ऐसे लटक जाता है, ठीक है, ये चीज़ कहाँ आ जाती, ज़मीन पर टच करने लगती। तो वो सिचुएशन है कि पेड़ था, पेड़ किसी हाइट से टूट गया, तो उसका जो ऊपरी सिरा है वो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है 30 अंश के कोण पर, और उसके आधार से दूरी कितनी है, 24 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट हाइट ट्री इज ब्रोकन, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। क्लियर है, समझ गए। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे बच्चों ये पूरा आपका क्या है, इस तरीके से ये पेड़ था, ये पेड़ है, इस पेड़ की हाइट हमने ले लिया, इस पेड़ की हाइट क्या थी, h थी, इस पेड़ की हाइट क्या थी, h। अब ये पेड़ सपोज इस पॉइंट से ऐसे टूट गया, इस पॉइंट से टूटा, तो ये जो ऊपरी सिरा है ये झुक के कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया, ये वाला सिरा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये ज़मीन को टच करने लगा। ज़मीन से ये जो दूरी इसके आधार से, ये पेड़ का आधार है, ये दूरी कितनी है, 24 मीटर है, और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो फिगर बच्चों समझ में आया। ये पेड़ था जिसकी हाइट क्या थी, h थी, पेड़ की हाइट h थी पूरी, बट ये पेड़ यहाँ से टूटा, और ये जो ऊपरी सिरा है, मतलब ये वाला सिरा, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये जो टूटा हुआ सिरा यही झुक के कहाँ पे आ गया, ये मतलब ये जो चीज़ है ऐसे आ गई, और ज़मीन को 30 अंश के कोण पर स्पर्श करने लगी, और ये डिस्टेंस इसके आधार से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, 24 मीटर। तो पूछ रहा है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, मतलब ये चीज़ पूछ रहा है। एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो x है, या आप ये कह सकते हैं कि हमने ये लेट कर लिया कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, x ऊंचाई से टूटा था। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर ये चीज़ x है, यहाँ से यहाँ तक x है, और पूरे पेड़ की हाइट h थी, तो बताओ अगर ये पूरा h था, उसमें से ये x हटा दो, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, इतना पार्ट कितना बचेगा, h माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है वो कितना बचेगा, h माइनस एक्स। और यही पार्ट तो घूम के इधर आ गया है, तो ये वाला पार्ट घूम के इधर आ गया, मतलब ये जो पार्ट है वो क्या होगा, h माइनस एक्स, ये होगा कि नहीं, तो ये h माइनस एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, h माइनस एक्स। अगर ये h माइनस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये चीज़ क्या होगी, h माइनस एक्स, क्योंकि यही चीज़ घूम के कहाँ आ गई है, इधर आ गई, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन हो गई। अब बस इसको सॉल्व करना। तो देखो, अगर हम नाम लिख लें ट्रायंगल का, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों, ये क्या है, आपका बेस है, ये बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना, कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। लंब और आधार किस में आता है बच्चों, tan में आता है। लंब और आधार किस में आता है, tan में। लंब और आधार, लंब हमें निकालना है, आधार हमको पता है कितना है, 24 मीटर है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो हम यहाँ पर tan का यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, tan, और एंगल तो पता ही है 30, tan 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, लंब क्या है बेटा, AC है, आधार क्या है, BC है ना। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC हमें ये निकालना है जो कि x है, अपॉन BC कितना है, 24 मीटर। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इक्वल कितना हो जाएगा, 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3 क्या बन जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई, ये पता चल गया कि कितना है, 8√3 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था, की ऊंचाई से पेड़ टूटा था, पेड़ टूटा था। समझ में आया, टूटा था, यही पूछा गया था ना कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो आंसर क्या आ रहा है, 8√3 मीटर। तो बच्चों आप समझ में आया किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इस पार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पूरे पेड़ की अगर ऊंचाई पता करनी होती तो हमें ये चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती, तो उस समय हमें इसका भी यूज करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं,
बात समझ रहे हैं? अगर पूछ लेता क्वेश्चन में ये इसकी जगह कि कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा था, ये ना पूछ के ये पूछ लेता पेड़ की कितनी ऊंचाई थी, तो बच्चों हमें x के साथ साथ ये इसकी भी जरूरत पड़ती, तभी तो हम h निकाल पाते। तो हमें उस समय इसकी भी जरूरत पड़ती, मतलब इस ट्रायंगल के कर्ण की, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज की, तो वहाँ पर हम फिर कुछ दूसरा लगा देते। कर्ण किस में आता है? जैसे साइन में आता है, तो साइन का यूज कर लेते और उससे ये चीज़ निकल आती, तो पूरे पेड़ की हाइट भी निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसके बेस पर है। तो अभी जितना पूछा गया उतना हमारा सॉल्व हो चुका है और इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक चीज़ तो हमारी ये आ गई, अगर इसी में ये पूछ देता कि पूरे पेड़ की हाइट क्या हो जाती, तो हमें ये निकालना पड़ता। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? लंब। लंब और कर्ण किस में आते हैं? tan में। तो क्या हो जाता है? sin 30। sin 30 लंब कितना है? x है, और हाइट कितनी है? कर्ण कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? h माइनस एक्स। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 इक्वल x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है? 8√3 अपॉन h माइनस 8√3। इसको जरा सॉल्व करते तो ये क्या आ जाता? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है h माइनस 8√3 इक्वल 16√3। कितना हो जाता है? 16√3। तो इससे h की वैल्यू क्या आ जाती है? ये उधर जाएगा, तो 16√3 प्लस 8√3 कितना हो जाता है बच्चों? 24√3 इतने मीटर। तो ये क्या आ जाता है? h, और h क्या है? पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो एक चीज, एक आंसर हमारा क्या आ चुका है कि पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा था। अगर पूछता कि पेड़ की हाइट कितनी थी, तब आपका आंसर बच्चों कितना आ जाता है? 24√3। तो अब और भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर पॉइंट्स का यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, उसका आंसर क्या आ गया? 8√3 मीटर। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमने क्रिएट कर दिया था कि पेड़ की ऊंचाई अगर पूछ लेता कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ये भी पूछ सकता है। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए था। तो ये लंब हो जाता है, ये कर्ण है ना। और लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। तो sin 30 इक्वल क्या हो जाता है? लंब है x, कर्ण है h माइनस एक्स। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेते। तो देखा आपने किस तरीके से इन्फॉर्मेशंस को हमें यहाँ पर पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने का मतलब आधा काम आपने कर लिया, फिर बचा आधा काम, वो देख लो किस तरीके से हमें कैसे क्या चीज़ पूछी गई और क्या क्या दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम साइन कॉस टेन का यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, 30 अंश से बदल कर क्या हो जाता है? 45 अंश हो जाता है। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर। तो एक पिलर की जो छाया है, शेडो है, प्रतिबिंब है, ठीक है, वो क्या है? 20 मीटर कम हो जाता है। तो कह रहे हैं द हाइट ऑफ द पिलर, तो इस पिलर, इस खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या होगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये पिलर है, पिलर इस तरीके से है, ये पिलर है। बताओ इस पिलर की जो शैडो, छाया बनेगी वो जमीन पर तो वैसे बनेगी, ऐसे इस तरीके से ये छाया बन रही है। पहले ये एंगल कितना था? इस तरीके से ये एक एंगल था आपका 30 डिग्री, और फिर ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री, है ना? नहीं सॉरी, इसको सही कर लो। पिलर की शैडो बनानी है तो एक काम करते हैं, देखिए इस तरीके से पिलर है, इसकी शैडो ऐसे बन रही है, ये है ना। ये एंगल जितना भी है ये इस तरीके से आगे बढ़ा लो, ये सिचुएशन बन रही है ना। एक काम करते हैं, पहले ये एंगल कितना था? 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री था। बाद में ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ये पिलर है, इस पिलर की हाइट क्या ले ली? h। बच्चों h ये पिलर है, इसका नाम लिख लिया a, b और ये c, और ये पॉइंट हो गया D। तो देखो जैसे ये पिलर है तो इसकी छाया ऐसे जमीन पे बन रही होगी, ये छाया है, BC इसकी क्या है? छाया, मतलब शैडो है। फिर ये कह रहा है कि अगर उन्नयन कोण बदल कर 45 अंश हो जाता है, मतलब
जब इधर की तरफ आएंगे तब एंगल बढ़ेगा, तो ये बदल के कितना हो गया 45। जब ये बदल के 45 हो गया तो अब इसकी जो छाया बन रही वो इतनी बन रही है। पहले कितनी बन रही थी? इतनी। अब इसकी छाया कितनी बन गई? इतनी। तो कह रहा है 20 मीटर कम हो गई। मतलब पहले जो शैडो इतनी बड़ी बन रही थी, अब वो शैडो इतनी बड़ी बन गई, मतलब ये 20 मीटर कम हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया है? 20 मीटर। 20 मीटर कम। भाई इतनी पहले शैडो बन रही थी, अब कितनी बनने लगी? इतनी बनने लगी। कितना कम हो गया? 20 मीटर, जैसे कि क्वेश्चन में। तो ये है आपका फिगर। फिगर समझ में आया बच्चों? ए बी यहाँ पर क्या है? पिलर है। इस पिलर की जो छाया बन रही थी पहले, ये पूरी BC छाया बन रही थी। कब? जब एंगल 30 डिग्री का था। फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 45 अंश का हो गया इस तरीके से। तब ये छाया यहाँ से यहाँ तक बनने लगी। मतलब छाया पहले से कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 मीटर। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक बार हम ये वाला ट्रेंगल ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं ये एक चीज़ क्या है? x है ना। तो इन ट्रेंगल ABD, कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं? ABD, ये वाला ट्रेंगल ले रहे हैं। तो इसमें ये बच्चों क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार। मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? tan में। तो क्या करेंगे? tan 45 हो गया। tan 45 डिग्री इक्वल लंब बटे आधार। लंब क्या है? h, आधार क्या है? x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल h अपॉन क्या हो गया? x, या x इक्वल क्या हो गया? h। तो एक चीज हमको पता चल गई कि x इक्वल क्या है? h है। x इक्वल h ये पता चल गया। अब हम एक काम करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रेंगल पूरा ले लेते हैं। ट्रेंगल ABC ले लेते हैं। तो इन ट्रेंगल ABC में क्या होगा? ये लंब है और ये पूरा आधार है। आधार ये पूरा है 20, ये x, ये पूरा मिला के आधार बनेगा। इसमें एंगल कितना दिया है? 30। तो tan 30 हो गया। tan 30 डिग्री। लंब कितना दिया है? h। बेस कितना है? 20 प्लस x हो गया। 20 प्लस x हो गया। और tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/√3। 1/√3 इक्वल h अपॉन 20 प्लस x। x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? h। तो 20 प्लस h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा। इसको इधर कर लेंगे तो h√3 माइनस h इक्वल क्या हो जाएगा? 20। इधर h कॉमन हो जाएगा तो ये √3 माइनस 1 इक्वल क्या हो गया? 20। तो इससे h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1, h की वैल्यू क्या आ गई? 20 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज अगर कर लें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 20√3 और प्लस 20 है ना, अपॉन √3 माइनस 1, a माइनस बी। a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2। ऊपर 20 कॉमन हो गया तो √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 √3 प्लस 1 मीटर है ना। मीन्स इस पिलर की जो हाइट है, पिलर की हाइट कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 10 √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर? इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखा आपने किस तरीके से सिचुएशन दी होती है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग हम पहले, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं क्या क्या दिया और हमसे क्या पूछा गया। उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेंगल्स को ले लेकर साइन, कॉस या टेन का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा जो पूछा गया उस चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं जिनकी ऊंचाई समान है। समान ऊंचाई के 2 पोल आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। एक रोड के दोनों ओर स्थित है, मतलब एक रोड के इस तरफ स्थित है, एक रोड के इस तरफ स्थित है। ठीक है,
विच इज 100 मीटर वाइड, और ये रोड 100 मीटर चौड़ा है। रोड की चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में रोड पर एक बिंदु स्थित है जहां पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स, जहां पर इन पोल के जो शीर्ष हैं, इन पोल का जो टॉप पॉइंट है, उनके उन्नयन कोण क्रमशः कितने बताए गए? 30 अंश और 60 अंश है। मतलब एक पोल का जो उन्नयन कोण इस पॉइंट से बन रहा है वो 30 अंश है, दूसरे पोल का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश है। तो कह रहा है द हाइट ऑफ ईच पोल, तो प्रत्येक पोल की हाइट क्या है? चलिए देखते हैं बच्चों। ये रोड है इस तरीके से, इस रोड की हाइट क्या है? 100 मीटर। रोड की हाइट क्या है? 100 मीटर। अब एक पोल यहां पर है इस तरीके से, एक पोल यहां पर है इस तरीके से, दोनों पोल की हाइट सेम है। रोड पर कहीं पर भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट यहां पर है, तो इस तरीके से अगर हम इसको मिला दें तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है बच्चों? 60 अंश बन रहा है। इस तरीके से ये सिचुएशन दी गई है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है। एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 100 माइनस x हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर पूरा 100 है उसमें से ये x यहाँ से यहाँ तक है तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस x। अब नाम लिख लो, ये a है, ये b पॉइंट है, ये c हो गया, ये d हो गया और ये e हो गया। फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर में क्या बताया गया? ये 100 मीटर चौड़ा रोड है, एक पोल यहाँ पर है, यहाँ एक पोल यहाँ पर है, दोनों तरफ हैं इस रोड के पोल, और दोनों की हाइट क्या है? सेम है। मतलब इसकी भी हाइट h है, तो इस पोल की भी हाइट क्या है बच्चों? h है। अब इस रोड पर ये पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ से इस पोल का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, इस पोल का उन्नयन कोण क्या है? 60 अंश है। तो प्रत्येक पोल की ऊंचाई बतानी है, जबकि हमने ये डिस्टेंस मान ली है x, तो इधर वाली क्या बचेगी? 100 माइनस x। तो दो ट्रायंगल्स आपको दिखाई पड़ना है, एक ये, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, मतलब इस ट्रायंगल की हम पहले बात कर रहे हैं। ये बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये क्या है? आधार। तो क्या बन जाएगा? tan 30। tan 30 इक्वल लंब कितना है? h, आधार कितना है? 100 माइनस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल h अपॉन 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? h√3 इक्वल 100 माइनस x। ये चीज आ गई। अब हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? CDE, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं CDE। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 60। तो tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा? लंब यहाँ पर कितना है? वही h है, आधार कितना है? x है। और tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? √3 इक्वल h अपॉन x हो गया। हुआ? तो इससे x की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3। भाई ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन √3। x की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सपोज ये इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट था, और ये इक्वेशन आ गया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रखेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? रखो, कितना हो जाएगा? h √3 इक्वल 100 माइनस x। x की वैल्यू क्या आ रही है? h अपॉन √3, है ना? तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल 100√3 माइनस h अपॉन √3। √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3 3 बन जाएगा। 3h इक्वल 100√3 माइनस h। ये माइनस का h इधर आ जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, तो 3h और माइनस का h इधर आने पर प्लस हो जाएगा, तो 4h। 4h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100√3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 से डिवाइड कर देंगे, 25√3। और h ही क्या है? प्रत्येक पोल की ऊंचाई, मीन्स इसकी भी और इसकी भी, मतलब हर पोल की ऊंचाई क्या है? 25√3 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया? प्रत्येक पोल की ऊंचाई पूछी गई थी, तो प्रत्येक पोल की ऊंचाई कितनी आ गई?
25√3 मीटर। तो था ना बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। और कितना आसान सेक्शन है बताओ, कहीं कुछ करना पड़ा। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बेसिक हैं। बस सबसे मुद्दे की बात जो होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर फिगर बन गया तो आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है, और इसके बाद ट्रायंगल्स को ले लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।